हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को आज वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। उसमें थोड़ा कपास और लिनन बताया था। उसके आगे मैं आज आप लोगों को उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर वस्त्र उपयोगी रेशों के वर्गीकरण और क्वालिटी के बारे में बताना था। तो उस चैप्टर में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या किया गया है, हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दिया गया है, मतलब बस परिचय दिया गया एक तरफ से, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो है कि आपको इसी से संबंधित अब आगे एक एक चैप्टर करके है, तो उसमें मैं ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें जितना दिया हुआ है, जैसे मैंने कल आपको जितना बताया था वही चीज़ इसमें मैं आगे आपको क्लियर कर देती हूँ। तो कल मैंने लिनन तक आपको बताया था और पीछे का थोड़ा सा रिमाइंड कर देती हूँ कि पहले वस्त्र उपयोगी रेशे दिया था, कौन कौन से रेशे किसके अंतर्गत आते हैं, रेशे प्राप्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो एक प्राकृतिक बोले थे, एक कृत्रिम होता था। प्राकृतिक में 3 थे, एक बीज था, एक तना था और एक पत्ते से था। बीज में भी 2 था, कपास था, कापोक था। और पत्ते में आपको बताए थे पत्ता पीस देना, तो पीना था और सीसल था। जितना बचा सारा किस में था, तने में था। उसके बाद क्या था, आर्टिफिशियल रेशा था, जिसमें सबसे पहले मानवकृत रेशा रेयान था एक तरफ। उसको मैंने एनसीवी से बताया था। एन का मतलब नाइट्रोसेलुलोज, सी का मतलब कुप्रामोनियम और वी का मतलब विस्कस रेयान। एक जो आया था 1884 था, दूसरा 8084 था। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8084। फिर दूसरा जो था सी था वो 1892, अरे सी जो था 1890 में था और तीसरा जो वी था वो 1892 में था। तो आप पहले में 6 साल का अंतर, उसके बाद 2 साल का अंतर, ऐसे थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद जो आर्टिफिशियल रेशा जो संश्लेषित या रासायनिक चीज़ों से बनाया जाता था, क्योंकि जो मानवकृत था वो मानवकृत तो था, लेकिन उसमें प्राकृतिक चीज़ों का सहयोग लिया जाता है, प्राकृतिक चीज़ों को मिलाकर ही बनाया जाता है। लेकिन जो अगला संश्लेषित या रासायनिक रेशा है, उसमें जो होता है नायलॉन, डेक्रा, नारलॉन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैं एक एक करके आपको बस मैं यहाँ पे उन रेशों का परिचय दे दूँगी, हल्का एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि वृंदा मैम ने जैसा इस बुक में बताया है मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, चीज़ों को बस हल्का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको बीज वाले रेशे बताया, उसमें कपास बताया, कापूक बताया। और उसके बाद क्या मैंने आपको बताया था, तने में लिनन स्टार्ट किया था और जूट बताने जा रही हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं कपास आपको मैंने कितना बताया था, ये 5 से 6 फीट इसका पौधा लंबा होता है। ये जो रेशा होता है विश्वव्यापी कहते हैं, यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, इसे रेशों का राजा भी कहते हैं। ये जो रेशे जो होते हैं, जब परिपक्व होते हैं, उनके पॉट्स जो होते हैं फट के गिर जाते हैं। फिर उन पॉट्स में बीज और रेशा दोनों होता है, उसको गिनिंग प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अलग करने के बाद रेशों को बीज से अलग किया जाता है, उसे गिनिंग प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद फिर उसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। फिर क्या होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कपास को बीज के बाल कहते हैं, क्योंकि बीज और बाल एक साथ होते हैं, उनको अलग किया जाता है और बीज को तेल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें दिया था कि इसमें पी बुक लगता है मुझे पहले की है, अभी नया जो ये आया है सर्वे, उसमें है कि भारत प्रथम स्थान पे है कपास में, और इसमें लिखा है दूसरे स्थान पे, लेकिन प्रथम स्थान पे अमेरिका में 40% कपास का उत्पादन होता है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दिया। नेक्स्ट था कापोक। कापोक को क्या था कि वृक्ष के फल से प्राप्त होता है, फल तोड़ते हैं, उससे रेशे निकालते हैं। और ये तो होता बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या, इसमें प्लेबिलिटी, अब बताए ना, ऐठन की क्षमता नहीं होती, जिससे क्या होता है ये रेसे में ऐट नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि रेसे अच्छे नहीं तैयार होते। इसी क्वालिटी के कारण इससे क्या होता है, रेसे नहीं बनाते। पर इसकी और जो क्वालिटी है वो कपास के रेसे से भी उच्च क्वालिटी, क्योंकि इसका रेसा बहुत अच्छा होता है, शाइनिंग काफ़ी होती है, पीले रंग का होता है, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन बस इसमें यही सटने की क्षमता और ऐठन की क्षमता न होने के कारण इसका निम्न कोटि की, जैसे चटाई हो गया, रक्षक पेटियाँ हो गया, तकिया बिस्तर भरने का काम किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपास में जो भारत का स्थान है प्रथम और वेस्ट इंडीज़ है, यहाँ उत्पादन अधिक होता है। फिर आप में तने में मैंने बताया था, तने में मैंने आपको क्या बताया था, लिनन बता दिया था। लिनन में क्या, फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया था। पौधे की लंबाई 57 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। लिनन के रेशे का किस्म क्या होता है, पौधा उच्च किस्म का होता है। जो फूल होते हैं उसमें जो 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 सफ़ेद फूल से पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है वो मोटे और खुरदुरे होते हैं रेशे। जो नीले फूल, उच्च कोटि का महीन रेशा नीले फूल से प्राप्त किया जाता है, और इसके रेशों की क्वालिटी इनके पौधे पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक सफ़ेद फूल का होता है, एक नीले फूल का पौधा होता है, तो इसलिए इसके पौधे पर डिपेंड करती है। और इसमें रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया से रेटिंग कहते हैं, जिसे गलने की प्रक्रिया की जाती है, इन्हीं रेशों पे की जाती है, तने वाले रेशों पे। इसके रेशे क्या होते हैं, लंबे निकलते हैं, चमकदार होते हैं, और इस पर ना मतलब हाथ से जो भी क्रिया की जाती है, जितना लेबर हाथ से किया जाता है, इसलिए रेशे क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब महंगे होते हैं।
बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है। इतना चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जूट, तो जूट देख लिए, जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के पश्चात इसका ही उपयोग क्या होता है, अधिक होता है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। जूट के उत्पादन के लिए कैसे जलवायु की जरूरत होती है, उष्ण हो और नम भी हो। ठीक है। जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है, जैसे ये बंगाल में होता है, तो बंगाल क्या है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, समुद्र है, कब गर्म कब ठंडा, वहाँ से आर्द्र हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट भी वैसा ही होता है, मॉइस्चर लिए हुए। ठीक है, तो वहाँ पे उसीलिए वहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ गर्मी भी हो और नम भी हो। जूट के पौधे की लंबाई कितनी होती है, 6 से 12 फीट। कपास के पौधे की कितनी होती है, 5 से 6 फीट। लीलन की कितनी होती है, 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका यहाँ से क्लियर हो गया। पौधा कैसा होता है, उंगली के इतना मोटा होता है, रेशा सीधा निकलता है और पीले रंग के फूल वाले पौधे से उत्तम श्रेणी के जूट मिलते हैं। जब फूल मुरझाने लगते हैं तभी पौधे के तने को काटकर गलने के लिए पानी में अथवा ओस में छोड़ दिया जाता है। तने के गलने के पश्चात इनकी ऊपरी छार गल जाती है। फलतः इनके रेशे लिनन के रेशे के समान ही पृथक पृथक हो जाते हैं। इनके रेशे पीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इनके रेशे कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। किस पौधे के, जूट से जो रेशा प्राप्त होता है उसके रेशे कैसे होते हैं, तो पीले रंग के होते हैं। स्पर्श में चिकने एवं रेशम के समान चमकदार होते हैं। स्पर्श में कैसे होते हैं, चिकने लगते हैं। देखिए स्पर्श में कैसे होते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि जूट के रेशे स्पर्श में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, ठंडे होते हैं या खुरदुरे होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, चिकने होते हैं। और देखने में कैसे लगते हैं, रेशम के समान लगते हैं, परंतु कैसे होते हैं, कड़कीले होते हैं, ब्रिटल। अतः इनसे चमकदार परंतु कड़े एवं खुरदुरे सूत का निर्माण होता है, इसलिए इनका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इनका उपयोग टाट, बोरे, गांठे बांधने के लिए डोरी, बरले, फर्श पर बिछाने के लिए दरियां, गलीचे आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से जूट का उपयोग बोरी बनाने के लिए किया जाता है। बोरी बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि मुख्य रूप से जूट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बोरी बनाने के लिए किया जाता है। पैकिंग में इसका उपयोग अधिक होता है। किसमें, पैकिंग में इसका उपयोग अधिक होता है, क्योंकि इनके रेशों में प्राकृतिक रूप से कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है। पैकिंग, चीज़ों की पैकिंग करने के लिए जूट के नहीं, आप आजकल देखिए प्लास्टिक वैसे भी बंद हो रहा है, और अब जो है बैग का, जूट का बैग बनाया जा रहा है, कागज़ के बैग का उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है। और अगर आप सोचें कि जूट की पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसकी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या है कि इसमें कीड़ों मकोड़ों के लिए प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है। और जूट का उत्पादन कहाँ होता है, भारत एवं बांग्लादेश में अधिक होता है। ठीक है, अगला है हेम्प। हेम्प का रेशा कैनेबिस सेटाइवा, इसका बॉटनिकल नेम है। हेम्प का रेशा कैनेबिस सेटाइवा, किससे, कैनेबिस सेटाइवा के तने से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा सीधा एवं चमकदार होता है, परंतु जानते हैं इसका रेशा ब्लैक कलर का होता है, चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा एवं खुरदुरा होता है। रेशे काफ़ी मजबूत टिकाऊ होते हैं। रेशों में वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है, जिसके कारण इससे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। इसका उपयोग घरेलू उपयोगी चीज़ें बनाने में, जैसे गलीचे, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्सी, बेल्ट, डोरी, सजावट हेतु सामान और जूते के निचले हिस्से आदि में किया जाता है। कागज़ बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हेम का सर्वाधिक उपयोग किस में किया जाता है, तो कागज़ बनाने में। जूट का सर्वाधिक उपयोग कब किस में किया जाता है, बोरी बनाने में और पैकिंग में। समझ में आ रहा है आपको, तो इसमें क्या आता है। जूट का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, भारत में होता है और बांग्लादेश में होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा सोवियत यूनियन हेम्प के प्रमुख उत्पादक देश हैं। जूट में क्या था, भारत और बांग्लादेश था। ठीक है, कपास में क्या था, भारत था। और देखिए दिया हुआ है, लिनन में क्या है, बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रकार के उत्पादन होते हैं। और लिनन का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, अमेरिका में, आयरलैंड में, मध्य एशिया में, बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में और आयरलैंड में बहुत उत्तम किस्म का जो होता है कि लिनन होता है। आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और हेम्प कहाँ होता है, तो हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, सोवियत यूनियन, मतलब यहाँ पे होता है। इसके अतिरिक्त इसका उत्पादन भारत, रूस,
चीन, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, फिलीपाइन तथा मनीला में भी होता है। हेम्प का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास तथा तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। हेम्प का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, मद्रास में होता है और तमिलनाडु में होता है। जो दक्षिणी एरिया है ना, दक्षिणी वाला जो एरिया होता है, मतलब जैसे भारत का ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो जो ये दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा, महाराष्ट्र इधर हो गया, ठीक है, कर्नाटक इधर हो गया, मद्रास उसी से लगा हो गया, और तमिलनाडु, मद्रास, कर्नाटक ये वाला नीचे वाला पोर्शन महाराष्ट्र भी है, तो यहाँ पे ये क्या होता है? अधिक होता है। हेम्प का उत्पादन भारत में तो देख लिया आपने। हेम्प मनीला के हेम्प के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। जो मनीला के हेम्प होते हैं उनके रेशे सफ़ेद होते हैं, जबकि अधिकांश हेम्प रेशों का रंग कैसा होता है? काला होता है। अधिकांश जो हेम्प होता है वो काले रंग के होता है, लेकिन जो मनीला से हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है वो कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। हेम्प के रेशे शांत व गर्म क्षार से नष्ट हो जाते हैं। किससे? क्षार से। हेम्प के रेशे सांद्र मतलब गाढ़ा घोल और गर्म क्षार से नष्ट हो जाते हैं। इन पर फफूंदी का प्रभाव भी शीघ्रता से पड़ता है। देखिए इनकी एक कह सकते मतलब ये इनके अवगुण हैं कि ये क्षार से नष्ट हो जाते हैं और फफूंदी का ही प्रभाव पड़ता है, दोनों इसमें कमी है। रेमी, अगला क्या है? रेमी। रेमी के रेशे नेटल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। रेमी का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? नेटल के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। रेमी का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेमी के रेशे नेटल के पौधे, किस पौधे से? नेटल के पौधे से के तने से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत, टिकाऊ होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। इसका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी की आर्द्रता और शोषण क्षमता लिनन एवं कपास से भी अधिक होती है। देख लीजिए आप, रेमी की और आर्द्रता और शोषण क्षमता कितनी होती है? तो लिनन और कपास से भी अधिक होती है। यह शीघ्रता से सूखता भी है, यह भीगने पर कपास से अधिक शक्तिशाली भी है, लेकिन कुछ न क्वालिटी होने के कारण ये क्या होता है? इनसे उतने अच्छे वस्त्र नहीं बनते। रेमी का उत्पादन भारत व चीन में होता है। चीन में इसे क्या कहते हैं? चाइना ग्रास। चाइना ग्रास को भारत में क्या कहते हैं? तो रेमी। और किससे प्राप्त होता है? नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। या रेमी के नेटल से जो पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है उसे चाइना में क्या कहते हैं? तो चाइना ग्रास कहते हैं, या रेह के नाम से जाना जाता है। रेशे फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर रेशे गांठे नुमा नॉट लाइक दिखाई देते हैं। किसके रेशे? रेमी के। रेमी का रेशा किससे प्राप्त होता है? नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। रेशे में क्या होता है? चमकदार होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। रेमी में आर्द्रता और शोषण क्षमता लिनन और कपास से क्या होती है? अधिक होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, रेमी के रेशे का प्रयोग लिनन के स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लिनन अगर इसमें ये रहे तो आप इसे लगाना का कि लिनन का सब्स्टिट्यूट कौन सा रेशा है। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि रेमी के रेशे का प्रयोग लिनन के स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जाता है। पानी सोखने की क्षमता कपास और लिनन दोनों से अधिक होती है। भीगने पर कपास से अधिक शक्तिशाली भी हो जाता है। जो वृंदा मैम की बुक में लिखा वही चीज़। सूखता भी शीघ्रता से। रेशा फफूंदी से प्रभावित नहीं होता। इससे क्या क्या बनते हैं? तो टेबल लिनन, ट्रे क्लॉथ, मेजपोश, नैपकिन बनाने के लिए अच्छा होता है। यह पौधे अधिकतर बंगाल में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल में उत्पन्न होते हैं। आपने समझ लिया इस चीज़ को। आगे क्या है? सन है। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। आपने एक चीज़ पीछे देखा था कि पौधों के जो रेशे हैं, पौधों के नाम पे ही रेशों का नाम पड़ गया। तो आपने देखा कुछ रेशों को हटा के, जैसे रेमी का रेशा, फिर जूट हो गया, हेम्प हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया, ये सब क्या आपने प्लांट्स के नाम पे ही रेशों का नाम पड़ा हुआ है। तो लिखा है सन। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत, टिकाऊ होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार, मजबूत, टिकाऊ, परंतु मोटे, रुक्ष और खुरदुरे होते हैं। और इनमें क्या होता है? तनाव सामर्थ्य भी अधिक होता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इनसे गहरे व चमकदार रंगों में रंगा जाता है।
इसके रेशे से वस्त्र नहीं बनाए जाते। किससे? सन से। ठीक है, वस्त्र नहीं बनाए जाते क्योंकि इनमें वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव रहता है। मतलब आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, रेशों के गुण क्या है? लंबा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, मतलब महीन होना चाहिए, आर्ता सहने की क्षमता होनी चाहिए, तना सामर्थ्य सहने की क्षमता होनी चाहिए, अवशोषकता का गुण होना चाहिए। ये सब क्वालिटी आपने रेसे, तो इनमें क्या होगा? उस क्वालिटी की कमी होगी। ठीक है, इसी कारण इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते। लेकिन इनसे बनते क्या हैं? तो इन्हीं सख्त अभाव कारण इनसे गलीचे बनते हैं, कालीन बनते हैं, पायदान जैसे फुटमेट रखते हैं ना, वो बनते हैं, सुतली तैयार की जाती है। सुतली देखिए, चारपाई जो बनती है। कागज उद्योग, मछली के जाल बनाने में इसके रेशे अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं। किसमें? कागज बनाने में और मछली का जाल बनाने में। किस रेशे का उपयोग किया जाता है? सन का उपयोग किया जाता है। मछली का जाल बनाने में और कागज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सन का उपयोग किया जाता है। सन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मछली का जाल बनाने में और कागज के उपयोग में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और आपने पढ़ा था और भी कौन सा अच्छा जिससे कागज बनाया जाता है? तो हेम्प से बनाया जाता है। जूट से क्या बनाया जाता है? तो जूट से बोरी बनाई जाती है। ठीक है, हेम्प से क्या बनाया जाता था? कागज बनाया जा रहा था। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिर चलिए अगला क्या है? फिर सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में होता है। और दक्षिणी भाग वाले देशों में मैंने आपको बताया था ये भी हो रहा था हेम्प। हेम्प का उत्पादन भी दक्षिणी भाग में महाराष्ट्र में हो रहा था, तमिलनाडु में होता, कर्नाटक में हो रहा था, और कहाँ हो रहा था? कर्नाटक में, तमिलनाडु, मद्रास और महाराष्ट्र, 4 जगह हो रहा था। और इसका भी उत्पादन कहाँ होता है? सबसे बड़ी बात, इसको उष्ण भी चाहिए, नम भी चाहिए। तो जो ये समुद्री एरिया होता है ना, जो तराई एरिया होता है, तो वहाँ पे ही, उस जलवायु में ही ये क्वालिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो वही चीज़ है कि कहाँ होता है? दक्षिण भाग वाले देशों में ये अधिक होता है। भारत में भी इसका उत्पादन 2 फसलों में, एक भदई सन अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है? एक भदई सन कहते हैं, अक्टूबर में और नवंबर में इसी टाइम बोया जाता है। और दूसरा क्या होता है? रबी सन मई में और जून में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, भदई सन किसे कहते हैं? जो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। दूसरा कब बोया जाता है? मई और जून में, जैसे रबी की फसलें बोई जाती हैं ना, उसी टाइम इसका भी मतलब बुआई की जाती है। अगला क्या है? 6 नंबर, कोयार। और ये सब आप क्या पढ़ रहे हैं? तने वाले प्लांट्स पढ़ रहे हैं। दिया है कोयार नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। नारियल के छाल से क्या बनता है? किसका मतलब कौन सा रेशा? तो कोयर। कोयर किससे प्राप्त किया जाता है? नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। रेशे 10 इंच लंबे होते हैं। कपास कितना था? कपास 5 से 6 फीट लंबा था। और ये लीलन कितना था? 57 से 115 सेंटीमीटर था। और जो जूट था क्या था? 6 से 12 था। और आप देख सकते हैं कोयार कितना दे रहा है? 10 इंच, मात्र 10 इंच लंबे होते हैं। नारियल को पानी में डालकर रेशे को अलग करते हैं। अब नारियल कितना बड़ा होता है? नारियल बड़ा ही इतना मान लीजिए होगा, तो उसके रेशे भी उतने होंगे। तो मात्र कितने बोल रहे हैं? 10 इंच होते हैं। तो नारियल को पानी में डालकर रेशों को अलग करते हैं व कंघी करके सुखाते हैं। इसके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े, रुक्ष एवं खुरदुरे रुखड़ा होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी अत्यंत ही सीमित है। वस्त्रोत्पादन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्या किया था? वस्त्रोत्पादन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। वस्त्रोत्पादन के लिए जूट का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, जूट का वस्त्र उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्त्र उत्पादन के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उत्पादन के लिए लिनन का प्रयोग किया जाता है। और सब चीज़ों के लिए देखिए मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? मोटी। जैसे कापोक से देखिए क्या बन रहा था? कापोक से मोटी चीज़ें बन रही थी, वस्त्र नहीं बन रहे थे, क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटी नहीं थी जो रेशो क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसी क्या है, इन सब चीज़ों से इसीलिए मोटी चीज़ें बनती हैं, जैसे दरी हो गया, ये सब हो गया। आप ये सब चीज़ें समझ गए। मछली का जाला किससे बनता है? तो मछली का जाला सन से बनता है। ठीक है, सुतली भी बनती है, कागज भी बनता है। तो इससे क्या होता है? वस्त्र नहीं बनता है, परंतु अन्य उपयोगी चीज़ें जैसे कार्डेज, चटाई, पायदान, दरियाँ, ब्रश, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। इसके रेशे गद्दियों एवं सीटें भी भरी जाती हैं। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे एवं चमकदार रंगों में रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है। आपने देखा होगा जब आप लोग का घर बनता होगा, बहुत लोग के घर बने होंगे, बहुत लोग देखे होंगे, जब घर बनता है तो वो बांस होता है, जो बल्ली भी बोलते हैं हम लोग के साइड, तो उसको बांधने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है। वो रस्सी जो होती है वो चुभने टाइप की लगती है, जैसे हार्ड सी लगती है कि चुभ जाएगी। वही रस्सी किससे बनती है? तो वो किससे बनती है? नारियल से बनती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है
जो नारियल का पौधा कोयर होता है ना उससे। तो नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत है जिसका उपयोग बांधने, कुआं से जल खींचने, रस्सी मतलब देखिए इसमें दिया जैसे कुआं से जल खींचने। आज के ज़माने में कुआं से जल तो नहीं किया था, लेकिन घर बनते हैं तो जो रस्सियाँ उपयोग होती है ना बल्लियों, बांस इत्यादि को बांधने में, तो जब दीवारें लंबी जाने लगती हैं तो बांस की सहायता से अगली दीवार की चुनाई करने के लिए रस्सियों का उपयोग करता, बांस को सटा के लंबा मतलब बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कुओं से जल खींचने में, रस्सी के बनाने व जहाज के रस्से बनाने में उपयोग किया जाता है। रस्से भी देखिए बनते हैं, जो मोटे मोटे रस्से होते हैं वो भी इससे बनाए थे, क्योंकि काफ़ी ये मजबूत होता है। आप अब तक आपने क्या समझा, बीज से क्या प्राप्त हुआ, कपास और कापोक, बीज से आपने पढ़ा। अब तक आपने क्या पढ़ा, रेसे तने से जो प्राप्त होते हैं, तने में क्या था, आपने लीनन पढ़ा, आपने जूट पढ़ा, आपने सन पढ़ा, आपने हेम्प पढ़ा, आपने नेटल पढ़ा जिसे कोयर, कोयर से जो प्राप्त होता, नारियल के छाल सॉरी, इससे जो प्राप्त होता था कोयर। सन पढ़ा आपने, रेमी पढ़ा और आपने हेम्प पढ़ा। रेमी जो होता है नेटल से प्राप्त होता है और कोयर जो होता है नारियल के छाल से प्राप्त होता है। अब अगला नंबर किसका है, पत्ते से प्राप्त होने वाले, ठीक है। आप देख सकते हैं पत्ते में क्या लिखा है, सीसल लिखा हुआ है और पीना है ना, मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं जो ये सीसल का प्लांट देखिए कुछ ऐसा होता है, देख रहे हैं आप, सीसल का ये पौधा है। सीसल का रेशा भी पौधे से प्राप्त होता है, देख रहे हैं, पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधा अफ्रीका, जावा और ईस्ट इंडिया में 4 माह की फसल से उत्पन्न किया जाता है। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती है, इसलिए जड़ से भी इसको मानते हैं, जड़ से प्राप्त होने वाला भी रेशा है। क्या देखिए लिखा है कि जड़ से निकलती हैं, देखिए पत्तियां क्या और एकदम जड़ से, जैसे आपने वो देखा होगा आजकल एलोवेरा आपने देखा है ना, तो एलोवेरा क्या होता है, एकदम जड़ से निकलता है। उसी शेप में कुछ ये भी होता है, जड़ से निकलता है, हाथों से तोड़कर पटक पटक कर तथा खुरच कर रेशों को धोकर। आप कभी, आजकल एलोवेरा बहुत ट्रेंड में है, लोग जब एलोवेरा का पल्प निकालते हैं तो देखिए ऐसे ऐसे चाइना के जो बहुत सारे रहते हैं ब्यूटी हैक, तो उसमें देखिए तो जो ये एलोवेरा है उस पर से जब हटाते हैं तो उसमें भी रेसे निकलते हैं, उसमें भी लंबे लंबे ऐसे ऐसे फ्लोट करके रेसे रहते हैं। वही चीज़ इसमें भी दिया कि तोड़कर पटक कर खुरच कर रेसों को धोकर साफ करके निकाला जाता है। इसका प्रयोग उच्च श्रेणी की रस्सी, सुतली, कार्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही चलिए आप इस बुक में देख लीजिए कि पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा, कुछ वानस्पतिक रेशे वेजिटेटिव फाइबर पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके अंतर्गत क्या आता है, पीना आता है और सीसल आता है। पीना, ये अनानास, पाइनएप्पल की पत्तियां, आपने अनानास देखा होगा, जूस निकालते हैं आजकल पाइनएप्पल का, फ्रूट से खाते भी हैं, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल, कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का, देखिए यहाँ पे दिया है, वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पीना से क्या किया था, वस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें आर्द्रता और शोषण क्षमता भी कपास के रेशों के समान होती है। फिलीपींस में या जैसे फिलिपाइन में इसके रेशे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे बैग, चटाई, झोले आदि बनाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ना, कि कैसे कहते हैं कि इनसे भी तो बनाए जाते हैं वस्त्र, तो फिर ये इनका उतना क्रेडिट क्यों नहीं जितना कपास को है? क्योंकि कपास ऐसा रेशा है ना जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, विश्वव्यापी या यूनिवर्सल कहते हैं, जो हर जगह व्याप्त हो, जहाँ हर जगह जिस रेशे को लोग लाइक करते हैं, जिसके कपड़ों को लाइक करते हैं। इसलिए क्या है, कपास की क्वालिटी अधिक होने के कारण उसको पसंद करने वाले भी अधिक हैं। अगला क्या है, सीसल। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकली होती, मैंने आपको दिखाया है अभी। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक कर, खुरच कर सावधानी से रेशों को निकाला जाता है। आपने जैसे ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे इसमें तोरई ले लो और ये लौकी होगी, जब ये सूख जाते हैं, नेनुआ हमारे साइड भी बोलते हैं, तो जब वो सूख जाते हैं, तोरई ये सब जो होता है, अब आज क्षेत्रीय भाषाएं अब कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। तो आपने देखा होगा कि पहले गांव में लोग जब वो सूखने के बाद जो जो उसका रेशा होता था उससे लोग अपना पैर साफ करते थे, बहुत लोग बर्तन साफ करते थे, ये चीज़ें करते थे। तो वो देखिए वो रेशा ही होता है, या बहुत लोग उस चीज़ों को रख देते हैं, मतलब उसको रख देते हैं इसी सब चीज़ों के लिए, यूज़ करने के लिए। तो उस वही वही क्या है, वही रेशा है, वो उस चीज़ का वो रेशा है। तो वही क्या दिया है कि सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए थे। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकली होती हैं। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक पटक कर, खुरच कर सावधानी से रेशों को निकाला जाता है। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ, परंतु
देखिए लिख दिया, परंतु मोटे और रुक्ष होते हैं, इसके रेशे से उत्तम कोटि की रस्सी, सुतली आदि बनाई जाती है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं इतना बढ़िया से आपको एफर्ट करती हूँ, समझाती हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी, अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लिया करो। अगर आपको उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जो भी देखे। जैसे मेरी एक सिस्टर ही कह सकते हो, उनको नहीं समझ में आ रहा था, मतलब वो बोली थी क्लियर करने के लिए कि जो ये एंडोस्पर्म ये जो ब्रान है, किसी बुक में 2.5% दिया है और बिंदा मैम की बुक में 5% दिया है, तो हम क्या माने। तो मैं आज उस चीज़ को क्लियर करूँगी। मेरे पास और 2 बुक है, तो मैं उसमें उस चीज़ को क्लियर करूँगी कि देखिए और बुक में क्या दे, क्योंकि दोनों बुक ऑथेंटिक है। लेकिन मैंने जिस बुक में 2.5% दिया, बी लक्ष्मी की बुक है, उसमें दिया 2.5% एक जगह दिया, और वहीं लिखा है कि 7% तक होता है। तो 2.5% से 7% के बीच में 5% को ज़्यादा अच्छा मान लिया, तो वृंदा मैम की बुक में 5% लिखा है। तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, वैसे मैं आपको ये चीज़ें बता दे रही हूँ। तो चलिए कल मैं आपको बताऊंगी जानतो रेसे या प्राणिज रेसे, क्योंकि वीडियो क्या होगा बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अलग से क्वेश्चन डाल नहीं पाती हूँ, मुझे आता नहीं है अभी वो सब चीज़ें करने। तो ये देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे जो पढ़ाई हूँ जो चैप्टर, उसी में से ये क्वेश्चन है। मैंने कल आपके लिए बनाया था, और मैं ऐसे ही अब डेली 4-5 क्वेश्चन आपको डाल दूंगी। जैसे जो पढ़ाऊंगी उसके 4-5 क्वेश्चन आपको दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, जादुई रेशा किस सदी के रेशे को कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या। आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर कल आज ही अगर वीडियो पड़ेगी, जो लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अच्छा लगेगा हमें भी देख के कि आप आंसर देते हैं, और अगर नहीं देंगे तो कल मैं इसका आंसर बताऊंगी। जादुई रेशा किस रेशे को कहते हैं। वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। 3 गर्मी प्रदान करने वाले रेशों के नाम बताएं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हल्के रंग ताप को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं या परावर्तित करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वस्त्र का उद्योगों में कैसे या कहाँ प्रयोग होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नमदा का निर्माण कैसे होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वस्त्र की कार्य क्षमता से क्या तात्पर्य है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को किस विधि से धोया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पका हुआ कपास का फल कहलाता है। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, ओटना, ये टिप्पणी टाइप का है, ओटना किस रेशे पे होता है या क्या प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है, टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चन है, और मैं आपको बताई हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी या प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या को क्या कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो भी आप बताएंगे, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। इतना बताने के लिए मतलब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कल बताऊँगी। और प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।